GOIS. So today this is part 2 of Union Executive. तो लास्ट क्लास में हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था. हमने ये डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट हम इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ही इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमने ये भी देखा था कि इंडिया में हमारे पास है व्हाट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेड्स. एक होते हैं हेड ऑफ स्टेट और एक होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट. सो या इंडिया में हेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट, head of government is the prime minister because the prime minister is the elected head. इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, राइट. वी हैड डिस्कस्ड आर्टिकल 53 which says कि प्रेसिडेंट हैज ऑल द जो भी इंडिया में एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं इट इज डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. फिर हमने ये देखा था आर्टिकल 54 में हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड उनके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में देखा था कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं. फिर हमने आर्टिकल 56 में देखा था कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस रहेगा वो 5 इयर्स का रहेगा. और इसी तरीके से हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस की थी. हमने डिटेल में डिस्कस किया था व्हाट वाज द प्रोसीडियर फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. इसमें हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे डिस्कस किया है. हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे डिस्कस किया है, राइट. हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे डिस्कस किया है. और इसके साथ साथ हमने कोटा मेथड के बारे भी देखा है. हमने ये भी देखा है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इट हैपेंस थ्रू द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट. और ये देखने के बाद हमने प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं, हमने ये सारी चीजें लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली. तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे कि हम उन्हें रिमूव कैसे करते हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल और द इम्पीचमेंट. ये वर्ड आप लोग अच्छे से मेंशन कर ले. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिमूवल और द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए एकदम आराम से डिस्कस करते हैं. ये जो वर्ड आया मैडम, इम्पीचमेंट, रिमूवल, ये इंडिया में कहां से आया, कहां से लिया है हमने ये? तो द फर्स्ट आंसर इज the removal of the president or the impeachment, the process of impeachment of the president has been taken from the USA. तो अगर मैं simple terms में बोलूं, it has been adopted from the United States of America. Okay. मैडम ये word कहीं और भी हमने देखा है. I am definitely sure कि हमने ये word कहीं और देखा है. हाँ, ये word आपने देखा है whenever you talk about Supreme Court judges. सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं ये भी रिमूव होते हैं. इनका रिमूवल भी जो होता है वो इम्पीचमेंट के थ्रू ही होता है. एंड इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 एंड इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 125 सब क्लॉज 5, है ना. अच्छा, अब ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट, ये कहीं मेंशन्ड है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, ये जो हमारा वर्ड है इम्पीचमेंट, this has been mentioned only once. मैं क्या बोल रही हूँ? It has been mentioned only once in the constitution. सिर्फ एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया हुआ है, राइट. तो अगर मैं इस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करूं, मेरी बात समझना, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार लिखा हुआ है कि एक इम्पीचमेंट होगा, प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकते हैं, मगर उसके साथ साथ इसका कोई प्रॉपर तरीके से ये बताया नहीं गया कि इम्पीचमेंट होता क्या है. तो ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट, पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं. अगर मैं नॉर्मली समझूं इम्पीचमेंट यानी कि मैं किसी को डिस्क्रेडिट कर दे रही हूँ, मतलब मैं एक तरीके से किसी का पोस्ट छीन ले रही हूँ, राइट. और आई एम गोइंग टू अटैक द कैरेक्टर ऑफ दिस पर्सन. आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा पार्लियामेंट के चैप्टर में, कहीं रीड किया होगा या इतना आप लोग समझ भी पाते होंगे
कि जो प्रेसिडेंट साहब है यूजुअली उनका कॉन्डक्ट, या वो क्या कर रहे हैं या वो कैसे कर रहे हैं, उनका जब ड्यूटी डिस्चार्ज हो रहा है, व्हेन ही इज वर्किंग ही इज डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज, किसी को अलाउ नहीं है कि वो उनके बारे में बात करे। लेकिन जब ये होता है कि प्रेसिडेंट को हमें इम्पीच करना है, तब ये जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा दिमाग में ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि मुझे प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, तो अगर मैं उनको इम्पीच करूंगी, मैं तो उनका कैरेक्टर के बारे में भी बात करूंगी ना। आई विल टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। सो यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट के पर्सनल कॉन्डक्ट को भी दिमाग में रख सकती हूँ, राइट। तो आप बोलेंगे मैडम ये वर्ड जो है इम्पीचमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए क्यों नहीं है, व्हाई इज इट ओनली फॉर द प्रेसिडेंट। देखिए याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के लिए ये वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं, हम इसीलिए ये वर्ड उनके लिए यूज करते हैं, बिकॉज द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट says that he is the first citizen of the country। आप लोगों को याद होगा, हमने ये लास्ट क्लास में किया है। he was the first citizen of the country, right। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है हमारे पास, उसमें प्रेसिडेंट सबसे ऊपर रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है इनका जो ये पोजीशन है, इट इज अ पोस्ट ऑफ ऑनेस्टी, इट इज अ पोस्ट ऑफ इंटेग्रिटी, है ना। तो जो भी इंडिविजुअल अपना इतना बड़ा पोजीशन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री वो नहीं उठा पा रहा है, उस इंसान को हम डिस्क्रेडिट कर देंगे, हम उनके पोजीशन से उन्हें हटा देंगे। वी विल अटैक द कैरेक्टर, है ना। दैट इज द रीजन कि इतने बड़े इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन के लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है कि आपको वो बोलते हैं ना, वो जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जैक्टली वही पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ चला जाता है, राइट। बिकॉज उन्होंने आर्टिकल 60 के तहत अपने ओथ में ये बोला है दैट आई शैल प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ऐसा जो उन्होंने ओथ लिया है, वो ओथ इंडिया के किसी भी और इंसान नहीं लेते हैं। इनफैक्ट जो अर्थ हमारे प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, they say that we will bear true faith and allegiance to the constitution of India, मगर ये कभी नहीं बोलते हैं कि वो इंडिया को प्रोटेक्ट करेंगे। that is the power of the parliament, और ये चीज हमें अभी समझनी पड़ेगी। सो जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, we are talking of a man who has an impeccable character। वर्ड सुनिएगा, impeccable, यानी ऐसा कैरेक्टर हो उनका, ऐसे इंसान हो जिनके ऊपर कभी कोई दाग ना लगा हो। ही इज अ मैन ऑफ इम्पेकेबल कैरेक्टर। एक एग्जाम्पल लो, नॉर्मली समझ लीजिए कि आप कोर्ट में जाते हो, राइट। आप कोर्ट में जाते हो और समझ लीजिए एक क्रिमिनल लॉयर है। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि एक इंसान है जो बेचारा बड़ा प्यारा सा इंसान है, उसने एक आदमी को देखा है किसी का मर्डर करते हुए, राइट। तो वो तो आई विटनेस है, करेक्ट। और ये जो आई विटनेस है, अगर उसने देखा है इस आदमी को मर्डर करते हुए, तो ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाके बताएगा कि सर हमने तो इसे देखा है मर्डर करते हुए। तो देखिए जो स्मार्ट क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं ना, वो कभी इस आदमी से ये नहीं पूछेंगे कि एक बात बताओ तुम कितने अच्छे आदमी हो, या ये कभी नहीं पूछेंगे कि बताओ तुमने कहाँ देखा, कितने बजे देखा। वो कोर्ट में ये जाकर बोलेंगे कि ये आदमी जो है ना जज साहब, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ये आदमी जो है ना ये पूरे दिन दारू पी के ना भंड रहता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट ही इज ड्रंक द होल डे सर, पूरा दिन पीता रहता है। आपको पता है इस आदमी ने आसपास के लोगों से बहुत सारा डेट लिया है, राइट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट ही इज अ ड्रंकर्ड। सर आपको पता है इसने 20 साल पहले किसी के खेत से अमरूद चुराए थे, उसने किसी के खेत से गुआवा चुराए थे। ही से दैट कि ये थीफ है सर। तो ये सब जब हम करते हैं एक आई विटनेस के साथ, राइट, कोर्ट में एक आई विटनेस के साथ जब हम ये चीजें करते हैं, या जो लॉयर करता है, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा उसके साथ क्यों करते हैं।
तो पॉइंट पता है क्या है कि भाई हम जो है इस इंसान को ना डिस्क्रेडिट कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि ये जो भी बोले उसका कोई वैल्यू ना हो, राइट। हम कोर्ट के सामने ये दिखाएंगे कि भाई ये जो इंसान है इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, राइट। ये इंसान जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, इज नॉट स्मार्ट इनफ। और हम ये बोलेंगे कि ये तो संविधान को जानता ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद द प्रेसिडेंट। जब उनका इम्पीचमेंट होगा, उनके कैरेक्टर के बारे, उनकी कैपेसिटी के बारे, किस तरीके से उन्होंने किया है, उनके इंटेलिजेंस के बारे बात की जाएगी, उनका नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम डिस्कस करें कि भाई हम प्रेसिडेंट को हटाएंगे किस ग्राउंड पे। आपने ये तो मुझे बता दिया कि भाई प्रेसिडेंट का रिमूवल का नाम होता है इम्पीचमेंट। आपने ये भी बता दिया कि हमने ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो हमने यूएसए से लिया था। आपने ये भी बता दिया कि भाई इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी को डिस्क्रेडिट करना या किसी का कैरेक्टर अटैक करना। और उसके बाद आपने मुझे ये भी बता दिया है कि ही इज अ मैन ऑफ व्हाट वी कॉल इम्पेकेबल कैरेक्टर। हमें एक आदमी चाहिए जो इम्पेकेबल कैरेक्टर का हो, इसीलिए हम एक इंसान का जो थरो एग्जामिनेशन करते हैं, राइट, इन अ कोर्ट। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो बस एक ही ग्राउंड में हटाए जा सकते हैं, और वो ग्राउंड है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मैडम वायलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच कर दिया जाएगा। वेरी गुड। मगर गाइस, आप लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा यहाँ पे कि ये जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट हैज नो डेफिनेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये डिफाइन ही नहीं किया गया है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो यहाँ पर ही एक तरीके से अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट को ऑलरेडी एक तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया है ना। ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा ये कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया है। सो नॉर्मली क्या आप देखेंगे कि इम्पीचमेंट के प्रोसेस से फर्स्ट वे कि इन्हें इस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है कि ये बताया ही नहीं गया है। सेकेंड थिंग, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट गाइस इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। आप लोगों ने ये वर्ड भी बहुत बार सुना होगा, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, राइट, लिसन टू द अदर पार्टी। उसके बाद हमने नंबर 2 में देखा है थर्ड पार्टी। ये देखिए, जैसे दो लोग हैं ए बी एंड सी, तो उनके बीच अगर कोई झमेला है उसे सॉल्व करेगा ए, एंड ये जो ए है ही इज अ थर्ड पार्टी, ही शुड बी अनइंटरेस्टेड एंड अनबाइस्ड, राइट, इंटरेस्टेड एंड अनबाइस्ड। ये चीज हमें याद है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक एग्जाम्पल लेना है। इंडिया में जो होता है, आप लोगों ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर्स को देखा होगा, राइट। वो मूवी देखा होगा अजय देवगन वाला रेड। और उस मूवी में आप क्या देखते हो कि सब, और ये नॉर्मली आप देखो कोई आईआरएस ऑफिसर जो है वो ऐसे करके किसी बिजनेसमैन के घर पे चला जाएगा, राइट। सो एक तरफ क्या होगा, एक आईआरएस ऑफिसर रहेगा और उस बिजनेसमैन के घर से उस बिजनेसमैन के घर, उसके ऑफिस वगैरह वो जाएंगे, एंड समझ लीजिए वो बहुत सारा पैसा जो है वो बरामद कर लेंगे। अब क्या होगा, इस बिजनेसमैन के खिलाफ तो कोर्ट में केस होने वाला है। तो ये कौन से कोर्ट में होता है? ये होता है एक एक टैक्सेशन कोर्ट में, अ कोर्ट जहां पर टैक्स ट्राइब्यूनल्स बैठते हैं, राइट। तो इस ट्राइब्यूनल का हेड यूजुअली जो होता है वो एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर होता है। जो हेड रहेगा वो एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर रहेगा। तो अगर आप नॉर्मली इसे ऐसे समझने की कोशिश करें तो समझ लीजिए दिस इज अ पार्टी ए, ओके, एंड दिस इज अ पार्टी बी। अब यहाँ पर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर बैठे हैं, आईआरएस। अच्छा, आपको क्या लगता है, नॉर्मली आपको नहीं लगता है कि ये जो आईआरएस ऑफिसर है ये कहीं ना कहीं एक तरीके का बायसनेस रखेंगे?
बायसनेस नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल उनके नीचे आया है वो भी तो एक आईएएस ऑफिसर है। तो ऑब्वियसली एक आईआरएस ऑफिसर ने बहुत मेहनत की है, किसी के ऊपर बहुत सारा उसने रिसर्च किया होगा, बहुत सारा रिसर्च करके वो रेड के लिए उन्होंने परमिशन लिया होगा, तो सारा प्रोसेस कंप्लीट करके ये उस बिजनेसमैन के यहाँ पहुंचे हैं और उनको जो आउटकम मिला है वो बहुत मेहनत की बात मिला है। सो डोंट यू थिंक कि जो आईआरएस ऑफिसर होंगे सीनियर वाले, वो इस जूनियर आईआरएस ऑफिसर के साथ थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा बायसनेस रखते होंगे? तो मगर इन कोर्ट्स में जो होता है इसी तरीके से काम चलता है कि एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर है, एक लोअर आईआरएस ऑफिसर आता है, वो अपना सारा जो एलिगेशन है बिजनेसमैन के खिलाफ लगा देता है और सीनियर आईआरएस ऑफिसर उसके ऊपर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले जो है वो उसके ऊपर अपना वो अपना जजमेंट देंगे। तो इसका मतलब मैडम ये है कि यहाँ पर तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो वायलेट हो रहा है, राइट? अगर आप देखो तो एक तरीके से वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इस टाइप के प्रोसेस को जहां हम देखते हैं कि एक सीनियर आईआरएस एक जूनियर आईआरएस एक साथ काम कर रहे हैं, राइट, और एक ही डिपार्टमेंट के लोग आपका फैसला कर रहे हैं, ऐसे बॉडीज को हम बोलते हैं क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज। यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं, है ना? इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ये सारे के सारे गाइस आर एग्जाम्पल ऑफ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज। ओके, तो प्रेसिडेंट का भी कैसे होता है? देखिए प्रेसिडेंट का भी अगर आप बात करो तो प्रेसिडेंट का भी रिमूवल कैसे होता है? देखो, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट? अगर हम बोलते हैं पार्लियामेंट का नाम अगर हम नॉर्मली लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पार्लियामेंट है ना? पार्लियामेंट है, लोकसभा है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द राज्यसभा एंड द पार्लियामेंट कंटेन्स द प्रेसिडेंट। ये तीनों चीजें मिलाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाती है। तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना? और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को लेकर आ रहे हैं अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इटसेल्फ, मतलब पार्लियामेंट से एक नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो इन्हें लेकर यहाँ आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता ये बहुत बायस सा सिस्टम है? ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने ही इन्हें इलेक्ट किया था, अ वेरी बिग पोर्शन ऑफ द पार्लियामेंट ने इनका इलेक्शन किया होगा, तभी ये प्रेसिडेंट बने हैं। सो डोंट यू थिंक दिस प्रोसेस इज आल्सो क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस? है ना? प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को हटाने के लिए भी एक उन्हीं का जो मतलब जिस चीज के वो पार्ट है वही उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस बिकम्स व्हाट इज कॉल्ड अ क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस। ओके, हाँ। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द एंटायर प्रोसेस जिससे इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। आराम से सुनिएगा। देखिए, पार्लियामेंट में हमारे पास है टू हाउसेस, एक है हमारा लोकसभा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, और एक है हमारे पास राज्यसभा। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो मोशन रहता है, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है वो दोनों में से किसी भी एक हाउस में ओरिजिनेट कर सकता है, यानी कि वो लोकसभा में भी हो सकता है, वो राज्यसभा में भी हो सकता है। फर्स्ट स्टार्ट जहां पे होगा, जिस हाउस में ये जो मोशन है वो चलना स्टार्ट होगा, उस हाउस का नाम होता है चार्जिंग हाउस। क्या बोल रहे हो? चार्जिंग हाउस। जो हाउस स्टार्ट कर रही है द इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है? तो जहां पर भी हमारा चार्ज होना स्टार्ट होगा दैट विल बी द चार्जिंग हाउस, और दूसरा जो हाउस रहेगा उसका नाम होगा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, ठीक है? अच्छा, तो चार्ज हाउस जो है वो चार्ज करेगी मोशन को, ताकि इस मोशन को स्टार्ट करने के लिए, प्रेसिडेंशियल रिमूवल का ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इट शुड रिक्वायर, है ना, सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए इसे चाहिए एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल सपोर्ट ऑफ द हाउस। मतलब जितना टोटल मेंबरशिप है उसमें से एटलीस्ट 25% लोग should be interested in introducing it। अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, सिर्फ लाना है हाउस में, तो 25% लोग कम से कम चाहिए। तो लोकसभा में मिनिमम ऑफ 100 मेंबर्स, है ना,
मतलब लोकसभा भाई 545 मेंबर्स का है, तो यहाँ पर 100 मेंबर्स, और राज्यसभा में आपको एटलीस्ट 50 मेंबर्स चाहिए, है ना, ताकि हम सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस कर पाए। तो ये लोग जब एक रिटन नोटिस करके देंगे, है ना, ये जो नोटिस, ये रिटन नोटिस देंगे कि भाई हमें इंट्रोड्यूस करना है, तो ये मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये मोशन जो है इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद 40 प्रेसिडेंट साहब को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि आप 14 डेज में हमें बताइए कि ये जो चार्जेस आपके लिए हम कर रहे हैं वो अगर गलत है तो अपना स्टैंड आप हमें बताइए। ये जो हाउस रहेगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब इन्वॉल्व हो सकते हैं, एम आई करेक्ट? यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट साहब हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो यहाँ पर वो आकर हाउस के प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं, लोगों को अपना साइड ऑफ द स्टोरी बता सकते हैं। जैसे होता है ना कि कभी कभी कुछ कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती, तो वो चीजें प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठकर अपने आप को डिफेंड करने के लिए बता सकते हैं। और इसके बाद जो होता है, आफ्टर दिस 14 डेज दिस एंटायर मोशन इज पुट टू वोट। ठीक है, जहां पर भी ये पुट टू वोट होगा वहां पर इट रिक्वायर्स 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 2/3 एप्स, मुझे प्रॉपर मेजोरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि मैडम स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इसके बाद ये जो बिल है चार्जिंग हाउस से निकल के चला जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस में। इन्वेस्टिगेटिंग हाउस में आते ही इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है क्योंकि एक हाउस ने पास किया है। उसके बाद यहाँ पर भी ये पूरा जो चार्जेस किया है हाउस नंबर 1 में उसे चेक किया जाएगा। इसके चेकिंग के बाद ये हाउस भी वोट करेगी, ये चेक करेगी और ये वोट करेगी। ठीक है, ये भी जो वोटिंग होगा इट शुड बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी, राइट। अब और आगे जाने से पहले यहाँ पर एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, क्वाज़ी जुडिशियल के बारे जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्वाज़ी जुडिशियल में हमने देखा है कि एक तरफ देखिए आपके प्रेसिडेंट साहब है, राइट, एक तरफ आपके प्रेसिडेंट साहब है, दूसरी तरफ समझ लीजिए आपका चार्जिंग हाउस है। एक बार के लिए मैं चार्जिंग हाउस जो है वो लोकसभा को समझती हूँ, ठीक है। तो लोकसभा ने प्रेसिडेंट साहब को चार्ज किया है उनकी गलतियों के लिए, और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो राज्यसभा कर रहा है, राइट। क्या मैं इससे बड़े आराम से नहीं बोल सकती हूँ कि ये भी एक लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव है। इट इज अ लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव, मतलब लेजिस्लेचर में ही स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ लेजिस्लेचर ही ये काम कर सकता है। एंड कैन आई नॉट वेरी क्लियरली कॉल दिस व्हाट आई जस्ट सेड एज अ क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस। तो इम्पीचमेंट जो है वो क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसेस है ना, एंड इट इज अ लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव। मतलब मैडम, मतलब लेजिस्लेचर को छोड़कर प्रेसिडेंट को कोई भी हटाने की अथॉरिटी नहीं रखता है। ओके, अच्छा, अब इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है गाइस, दैट हैज बीन मेंशन्ड। ये जो इम्पीचमेंट हम बार बार बोल रहे हैं, इम्पीचमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, ये जो वर्ड है, जैसा मैंने आपको बोला, इट हैज बीन मेंशन्ड ओनली वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 61। एंड आर्टिकल 61 में ये भी बोला गया है दैट ये जो प्रोसेस है वो क्वाज़ी जुडिशियल है। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट कैसे किया जाता है, हमने ये भी देख लिया हम इन्हें रिमूव कैसे कर सकते हैं। सो इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, द एंटायर प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन मेंशन्ड, ये जो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि कहीं पर है, हैज बीन मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स ऑफ 1952, है ना, 1952 के तहत ये बताया गया है। एंड उनके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे आर्टिकल 54 में, रिमूवल क्या, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो बोला गया है आर्टिकल 61 में। ठीक है, यहाँ तक हमें सब समझ आ गया है। अब हम चलते हैं, देखो प्रेसिडेंट होने से ऑब्वियसली बहुत सारे पावर्स होंगे उस इंडिविजुअल को,
बहुत सारा पावर लेके वो इंडिविजुअल चल रहा होगा, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट होते ही पावर कितना मिलता है, प्रेसिडेंट साहब को कितना पावर है, राइट। तो अब इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, प्रेसिडेंट साहब के पास नंबर 1 होते हैं व्हाट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव पावर्स। याद है आप लोगों को, हमने आर्टिकल 74 में डिस्कस किया था, समझिएगा मेरी बात को। हमने देखा है कि प्रेसिडेंट साहब को आर्टिकल 74 के तहत, राइट, आर्टिकल 74 में बोला हुआ है दैट देयर शैल बी अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स who will be headed by the prime minister, है ना, and they will aid and advise the president, aid and advise the president in the discharge of his duties, करेक्ट। अपने ड्यूटी को करने के लिए एक आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट को एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिया गया है ना। बिकॉज इन आर्टिकल 53 ये चीज भी लिखी गई है, आर्टिकल 53 में all the executive actions of the president, और जितना भी executive actions of India होगा will be done in the name of the president। इसके साथ साथ एक और आर्टिकल है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो हमने यहाँ आर्टिकल 74 देखा है, इसके साथ साथ अगर आप नोटिस करें तो हम और एक आर्टिकल यहाँ लिख लेते हैं। इस आर्टिकल, ये आर्टिकल है आर्टिकल 78। इन दोनों को एक साथ पढ़िएगा, आर्टिकल 74 एंड 78। क्या है आर्टिकल 78 में? आर्टिकल 78 में लिखा है द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू, राइट है, प्रेसिडेंट का राइट है टू सीक एडवाइस, इट ही हैज द राइट टू सीक एडवाइस फ्रॉम द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर का ये काम है कि वो प्रेसिडेंट को सारी चीजें एडवाइस करे, वॉट एवर द प्रेसिडेंट रिक्वायर्स, वो सारी की सारी चीजें वो जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करे। आर्टिकल 78 में ये भी दिया गया है। सो आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 78 वैलिडेट व्हाट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आराम से देखिए, जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है इंडियन गवर्नमेंट का, इट हैज टू बी टेकन इन हिज नेम। कहाँ, कौन से आर्टिकल में है, याद करिए, आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ही मे नॉट मेक रूल्स टू सिंप्लीफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो वो कौन कौन से ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। He appoints the Attorney General of India and determines his remuneration, कितना पैसा उन्हें मिलता है वो बताते हैं। He appoints the Comptroller and Auditor General, Chief Election Commissioner and other election commissioners. He elects the chairman and the members of the Union Public Service Commission। तो भाई स्टेट गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, रिवाइज कीजिए, प्रेसिडेंट साहब किसको किसको करते हैं मैम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर्स को विद अ वारंट एंड सील अंडर हिज हैंड, उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को करते हैं, he calls what is called the chief election commissioner and the other election commissioners, है ना, वो अपॉइंट करते हैं द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फाइनेंस कमीशन है ये उसे भी लेकर आते हैं। उसके बाद he seeks administrative information from the union government। प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी है, जैसा मैंने आपको अभी बोला कि वो प्रेसिडेंट को सारा इंफॉर्मेशन A to Z उन्हें पहुंचाए।
एंड दिस हैज बीन मैंडेटेड बाय आर्टिकल 78 कि भाई प्राइम मिनिस्टर आपका ये ड्यूटी है कि आप प्रेसिडेंट साहब को हर एक डिटेल बताएं. He requires Prime Minister to submit for reconsideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister. Right? Again, ये Article 78 है. He appoints a National Commission of Scheduled Castes, National Commission of Scheduled Tribes, ठीक है, and other backward classes. ठीक है, मैंने इसके साथ इसके बारे आप लोगों के लिए पीडीएफ और एक अपलोड कर दूंगी कुछ दिनों में, और कुछ देर में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा इसका. इसके बारे आप रीड कर सकते हो और डिटेल में इसके बारे कुछ दिनों में जैसे ही हम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कंप्लीट कर लेंगे उसके बारे आपको वीडियो भी मिल जाएगा. मगर एक बार के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार ये जो आर्टिकल्स है और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इनके बारे आप पढ़ लें. ओके, हाँ. तो देखिए अब तक हमने क्या देखा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं he is bringing in the फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. इंडिया के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को ये बुला लेते हैं, अपॉइंट करते हैं. इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ही अपॉइंट्स व्हाट इज कॉल्ड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल है ये उन्हें अपॉइंट करते हैं. उसके साथ साथ यूपीएससी के मेंबर्स, स्टेट के गवर्नर्स, सबको ये अपॉइंट करते हैं. राइट? सारे के जो आपके नेशनल कमीशन जो होते हैं वो भी इनके अंडर बनते हैं. इसके साथ साथ देखिए इंटर स्टेट काउंसिल को भी ये अपॉइंट करते हैं. ही अपॉइंट्स द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज. ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ही डिक्लेयर्स एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया and has power with respect to the administration of the scheduled area and the tribal areas. तो भाई ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरियाज, ये सारे एरियाज को जो है वो अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं, कहीं को भी डिक्लेयर कर सकते हैं. अच्छा, तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. अब आते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस. लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस का मतलब होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को, मतलब कोई भी इंडिविजुअल का लॉ मेकिंग पावर्स, लेजिस्लेचर का तो मतलब ही ये होता है ना कि हम लॉ मेकिंग पावर्स की बात कर रहे हैं. तो आगे हम प्रेसिडेंट के लॉ मेकिंग पावर्स की बात करेंगे. इसमें जाने से पहले चलिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स पहले दे देती हूँ, ताकि जिस तरीके से हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स को इजीली समझ गए थे उसी तरीके से हम बड़े इजीली इनके लेजिस्लेटिव पावर्स को समझ जाते हैं. यूजुअली एस्पिरेंट्स को इस पार्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है. तो सबसे पहले हम आर्टिकल 79 देखते हैं. ठीक है, आर्टिकल 79 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है. ओके, जैसे हम बोलते हैं कि आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होता है, उसी तरीके से आर्टिकल 79 ये बोला हुआ है कि भाई देखो हमारा ना एक पार्लियामेंट होगा, और ये जो पार्लियामेंट है इसके 3 पार्ट्स होंगे. इसमें होंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें होगा हमारा हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा, और हमारा होगा हाउस ऑफ द स्टेट्स या काउंसिल ऑफ द स्टेट्स राज्यसभा. तो आर्टिकल 79 ने एक्सप्लिसिटली ये चीजें बोली है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट क्या होगा. तो सबसे पहले तो आप देख लो कि प्रेसिडेंट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. प्रेसिडेंट जो है वो ऑलरेडी लेजिस्लेचर के पार्ट है. मैम कैसे बोल सकते हो आप ये बात? देखो कोई भी बिल तभी एक्ट बनेगा, अ बिल विल बिकम एन एक्ट only if the president gives his assent to the bill. प्रेसिडेंट हाँ बोलते हैं तभी वो बिल जो है वो बिल आपका एक्ट बनता है. नंबर 2, प्रेसिडेंट के पास है व्हाट इज कॉल्ड टेम्पररी लॉ मेकिंग पावर्स और ऑर्डिनेंस पावर. इसके साथ साथ
इसके साथ में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। आप लोगों ने लॉर्ड कैनिंग का नाम डेफिनेटली पहले कभी सुना होगा, लॉर्ड कैनिंग। सो अगर आप लोगों को याद है, लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। और ये जो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, जिसके बारे हम अभी बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस पावर, ये इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स बाय लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन काउंसिल्स एक्ट में, प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस आपके सॉल्व करती जा रही है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में ये टेम्पररी लॉ मेकिंग पावर्स लाए थे, राइट। अच्छा, ऑर्डिनेंस जो पावर, अब ये ऑर्डिनेंस होता क्या है, देखो, ऑर्डिनेंस इज नथिंग बट अ टेम्पररी लॉ, ठीक है। मतलब क्या कि समझ लीजिए, इंडिया में एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, समझ लो बगल में पाकिस्तान है, और हमें पता है पाकिस्तान तो भाई आपका न्यूक्लियर पावर वगैरह लेके इंडिया को बार बार थ्रेटन कर रहा है, एग्जाम्पल ले लीजिए। अब इंडिया में लॉ है कि भाई अगर बाय द वे ऐसे इंडिया इफेक्ट होता है तो हमें ऐसा करना है, राइट। अगर इंडिया इफेक्ट होता है तो हमें डिजास्टर मैनेजमेंट लोगों को वहां पे भेजना है, ऐसा प्रोटोकॉल होता है, ऐसा कपड़ा होता है। अब कहीं ना कहीं अगर प्रेसिडेंट को ये पता है कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करने वाला है, ये समझ लो न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट पहले बोलेंगे रुक जाओ पहले पार्लियामेंट को आने दो, पार्लियामेंट आएगा, डिसीजन लेगा, 6 महीने बाद तक लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने तक हमारे जो इंडियंस है वो तकलीफ उठाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए, टू डील विद एन इमरजेंसी सिचुएशन, प्रेसिडेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर दिया हुआ है, विच इज कॉल्ड द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, कि भाई अगर कोई इमीडिएट लॉ मिल जाए, आपको ये काम करने हो जाए। अब एक एग्जाम्पल लीजिए कि दो केसेस होते हैं। एक केस होता है व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट मीटिंग, यानी लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राइट। इलेक्टेड लोकसभा है, इलेक्टेड राज्यसभा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों की। अभी मतलब ये तो हमें पता है ना कि लोकसभा राज्यसभा के 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो समझ लीजिए फॉर सम रीजन लोकसभा नहीं मिल रही है, लोकसभा का बैठक खत्म हो गया है, सिमिलरली राज्यसभा का भी बैठक खत्म हो गया है। तो अब हम जो ये टाइम बोलते हैं कि हाउस का मिलने के बाद ये जो टाइम रहता है, इसे बोला जाता है रिसेस, यानी छुट्टी का वक्त। बोलते नहीं स्कूल में रिसेस टाइम, छुट्टी टाइम। तो पार्लियामेंट का फिलहाल छुट्टी चल रहा होता है, अभी हम बैठक नहीं करेंगे, ओके। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ तभी बना सकते हैं, प्रेसिडेंट हैज हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, सुनिएगा, हैज हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ओनली व्हेन द लोकसभा और द राज्यसभा इज इन रिसेस। अगर मैम समझ लीजिए 5 इयर्स हो गए हैं कि राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, वो तो रह गई, समझ लीजिए लोकसभा नहीं रहता है, तब क्या प्रेसिडेंट ऐसा बना सकते हैं? नहीं 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 नहीं। He cannot make ordinances in case of vacancy. वो ऑर्डिनेंस तभी बना सकते हैं जब लोकसभा जो है वो पावर में नहीं रहेगा, ओके। जब हमारा लोकसभा जो है वो वेकेंट नहीं होगा, जब वो रिसेस में होगा, उस पॉइंट पे हमारे प्रेसिडेंट ये काम कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट पे। देखिए, सबसे पहले ही समन्स एंड प्रोरोग्स द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड डिसॉल्व्स द लोकसभा। एक एक करके समझते हैं। समन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हमारा जो लोकसभा है, सेशंस कैसे होते हैं, आराम से पहले ये समझते हैं। सबसे पहले लोकसभा के पास होते हैं 3 सेशंस, ठीक है, या राज्यसभा के पास भी 3 सेशंस होते हैं। एक का नाम होता है बजट सेशन, एक का नाम होता है मॉनसून सेशन, एक का नाम होता है विंटर सेशन, ठीक है, 3 सेशंस है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 सेशंस के बीच मैक्सिमम स्पेस हो सकता है 6 मंथ्स का, ठीक है। 6 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट को दोबारा मिलना ही मिलना रहता है, मतलब 1 ईयर का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। समझ लीजिए अगर ये 1 जैन को हो रहा है तो ये आपका 1 जून के अंदर हो जाना चाहिए, 1 जुलाई के अंदर होना चाहिए,
और ये भी आपका अगले 6 महीने में या तो अगला मार्च जनवरी फरवरी के टाइम पे विंटर सेशन में, तो मतलब मैक्सिमम 6 मंथ्स का ड्यूरेशन देता है। अब समझिएगा मेरी बात को। हाँ, अब मेरी बात को आप समझना। इस वक्त पे ये जो फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन है ना, फर्स्ट मीटिंग ऑफ एनी सेशन, यानी विंटर सेशन का पहला हो, बजट सेशन का पहला हो या मॉनसून सीजन का पहला, तीनों ही केसेस में जो फर्स्ट मीटिंग होगा वो करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सारे लोगों को बुलाएंगे, ही विल समन ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और बोलेंगे 6 महीने हो गए, आकर पार्लियामेंट का बैठक करो। सिमिलरली जब ये बैठक 6 महीने बाद खत्म हो जाएगी, ये वो इंसान होंगे जो खड़े होके बोलेंगे अब आप सब अपने अपने घर जा सकते हो, अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा सकते हो और अपने बनाए हुए आपके बनाए हुए लॉज का आप लोग पालन कर सकते हो। तो बहुत आराम से अगर आप देखो, ही समन्स एंड ही सेंड्स अवे, he summons and prorogues the session of the parliament। पहला पॉइंट तो ये हो। सेकेंड पॉइंट देखिए, he will summon a joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha in case of a deadlock। डेडलॉक मतलब समझ लो, राज्यसभा है, लोकसभा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, एकदम नेशनल इंपॉर्टेंस वाला बिल है। लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने बोला नहीं, रिकंसिडरेशन भी हुआ तो भी दोनों हाउसेस में कोई हाउस नहीं माना। अब प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है। प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, दोनों हाउसेस को बुलाकर सामने बैठा देंगे। राइट, कैसे बैठाएंगे मैडम, कहां पे ये पावर है? आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, ज्वाइंट सिटिंग बुला देंगे, लोकसभा का भी ज्वाइंट सिटिंग बुला देंगे, राज्यसभा का भी, है ना, और दोनों को बैठाकर उस नेशनल इंपॉर्टेंस वाले बिल को डिस्कस करवाएंगे, वोटिंग होगी और उसके बाद जो फैसला निकलेगा वो तो सबको मानना पड़ेगा। राइट, हाँ, अच्छा, उसके बाद थर्ड चीज जो प्रेसिडेंट साहब हमारे करते हैं, प्रेसिडेंट साहब एड्रेसेस द वेरी फर्स्ट addresses the Indian Parliament at the first session after every general election। मतलब भाई जब नई लोकसभा आएगी, प्रेसिडेंट साहब जाके एड्रेस करेंगे उन्हें। दिस इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस। इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस में वो बड़े अच्छे से लोकसभा को बोलेंगे और बड़े अच्छे से लोकसभा को बताएंगे कि पिछली गवर्नमेंट क्या कर रही थी और अभी उन्हें जो है वो क्या करना पड़ रहा है। He appoints the speaker, the deputy speaker of the लोक सभा, ठीक है, स्पीकर अपॉइंट करते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, एंड चेयरमैन, ड्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा when the seats fall vacant, right? He nominates 12 members of the Rajya Sabha. He nominates 12 members to the Rajya Sabha। अच्छा, ये वाला जो क्लॉज आप देख रहे हो that he can nominate 2 members, this has been removed by the 126 Constitutional Amendment Act। अभी जो है प्रेसिडेंट कैन नॉट नॉमिनेट एनी मेंबर टू द लोकसभा। तो प्रेजेंट डे में प्रेसिडेंट साहब जो है लोकसभा में 0 मेंबर्स, ही कैन ओनली नो, दैट मींस कोई नॉमिनेशन पावर टू द लोकसभा अब उनके पास नहीं है, सिर्फ राज्यसभा को वो 12 मेंबर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, he consults the election commission of India, right, on questions related to disqualification of the MPs। He recommends or permits the introduction of certain types of bills, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो मनी बिल, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मनी बिल का, जिसका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 जो उनके रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। He gives out ordinances, जो हमने अभी पढ़ा है। अच्छा, he lays the following reports before the parliament, यानी कि कैग का रिपोर्ट पहले आता है प्रेसिडेंट साहब के पास और प्रेसिडेंट साहब इसे पार्लियामेंट में देते हैं।
इसी तरीके से यूपीएससी का जो रिपोर्ट आता है पहले प्रेसिडेंट के पास आता है, फिर वो उसके सामने रख सकते हैं, पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। इसी तरीके से फाइनेंस कमीशन का भी रिपोर्ट सबसे पहले उनके आगे आता है। तो अगर हम उनके लेजिस्लेटिव पावर्स को थोड़ा डिटेल में और शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उनके पास सबसे पहले पार्लियामेंट को बुलाएंगे और डिसॉल्व कर सकते हैं, जॉइंट सिटिंग भी करवा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी करेंगे और ही विल अपॉइंट मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर, जैसे कि स्पीकर को अपॉइंट करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे, है ना, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 12 लोग, राज्यसभा में 12 लोगों को डायरेक्टली नॉमिनेट करेंगे। लोकसभा से तो पावर खत्म हो गया, बट राज्यसभा को जरूर करेंगे। सारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, समझ लीजिए सीएजी, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, या आप और किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, राइट। वो सारे के सारे सबसे पहले लाके प्रेसिडेंट साहब के सामने रखेंगे और प्रेसिडेंट के सामने रखेंगे और सारे के सारे जो हैं सारे के सारे जो ये रिपोर्ट्स हैं प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। तो ये है प्रेसिडेंट साहब के लेजिस्लेटिव फंक्शंस। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और दूसरे फंक्शंस को देखते हैं। उसके बाद हम जुडिशियल फंक्शंस देखेंगे। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में हमने देखा है कि वो किस तरीके से यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को की ज़रूरत से अपना काम कंप्लीट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के हेल्प से चलते हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस में हमने उनके अपॉइंटमेंट फंक्शंस भी देखा और किस तरीके से वो काम करते हैं हमने वो भी देखा। अब हम देखेंगे जुडिशियल पावर्स। देखिए, इंडिया में जो हमारे पास जुडिशियल मॉडल है वो कैसा है समझिएगा। हमारा जो जुडिशियल पावर्स है वो इस तरीके का है, हमारा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि तो सबसे लोअर में जो है हमारे पास वो होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके ऊपर जो होते हैं वो होता है हमारे पास हाई कोर्ट और सबसे ऊपर रहता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम बोलते हैं एपेक्स कोर्ट, राइट। वी कॉल इट द एपेक्स कोर्ट। तो अब हम जब ये स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट को देख रहे हैं कि बेसिक पे हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट है, फिर उसके बाद अगर वहां पर आपका केस नहीं बनता आप हाई कोर्ट जाते हो, फिर हाई कोर्ट से आपको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है अपील पिटिशंस के थ्रू। तो ये इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट बोला जाता है। मतलब अब जो ये डिसीजन देगा वो इंडिया का कोई भी कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन अगर समझ लीजिए किसी इंसान को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, राइट, उसे पनिशमेंट दे दी है, इस इंसान को अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब बचा सकते हैं, राइट। और ये पावर जो हम बोल रहे हैं वो लिखा हुआ है आर्टिकल 72 में। इट हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which talks about the pardoning power of the president, राइट। वो बोलता है कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट किस तरीके से पार्डन करते हैं ये धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी इंडिविजुअल यहाँ सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट हुआ है वो क्या करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब को एक मर्सी पिटिशन देगा। ठीक है, इस मर्सी पिटिशन को क्लेमेंसी पिटिशन भी बोला जाता है। क्लेमेंसी पिटिशन भी बोला जाता है, राइट। क्लेमेंसी पिटिशन भी बोला जाता है। और प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 इस मर्सी पिटिशन को या क्लेमेंसी पिटिशन को जवाब दे सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नर साहब, जैसे प्रेसिडेंट साहब के लिए आर्टिकल 72 है वैसे ही गवर्नर साहब के लिए आर्टिकल 161 है। आर्टिकल 161 में भी गवर्नर साहब को मर्सी पिटिशन लिखा जा सकता है। अच्छा, अब ये जो जुडिशियल पावर है प्रेसिडेंट का, ये जो हम जिसे बोलते हैं पार्डनिंग पावर, दिस इज एक्चुअली, ये जो मर्सी पिटिशन देने का जो मतलब तरीका होता है, दिस इज एक्चुअली एन एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेस।
इसका मतलब है कि ये अपील नहीं है। देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छे तरीके से हायरार्की बनाई है कोर्ट्स की। सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हुए हुए जो जो डिसीजन दिया गया है, इसे क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। तो दिस इज नॉट एन अपील, इट इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल, इट इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसेस, बिकॉज इट इज नॉट एन अपील। क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके से ये अपील के जैसे ट्रीट नहीं की जा रही है। नंबर 2, कोई रीजंस नहीं दिए जाते, देयर आर नो रीजंस इन्वॉल्व। ठीक है, कोई रीजंस नहीं दिए जाते गवर्नर के बारे, कोई रीजंस नहीं दिए जाते प्रेसिडेंट के बारे। एक मर्सी पिटिशन आता है एंड इट इज एट द कंप्लीट डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर टू डिसाइड वेदर वो उस इंसान को पार्डन करना चाहते हैं या नहीं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है that the president has a very important tool with the help of Article 72, and similarly governor also has a very important tool with the help of Article 161. और इन दोनों को दिमाग में रखते हुए हम ये देखते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जगह होल्ड करता है, राइट? सो द प्रेसिडेंट हैज एक्चुअली 5 powers, and these 5 powers are the powers to pardon, powers to commute, powers to remit, powers to respite and power to reprieve. ठीक है, 5 पावर्स है हमारे प्रेसिडेंट के पास। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिप्रीव का मतलब समझते हैं। रिप्रीव का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। एक इंडिविजुअल को बोला गया है कि 1 जनवरी 2020 को इस इंडिविजुअल को हैंग कर दिया जाएगा, वी विल बी हैंगिंग हिम। ठीक है, इस डेट इनको हैंग कर दिया जाएगा। रिप्रीव करके प्रेसिडेंट साहब इस डेट को कुछ दिनों तक टाल सकते हैं, राइट? ही कैन से कि एक काम करो, इसे 1 जनवरी को नहीं 1 अप्रैल को हैंग कर दो। सो फॉर अ टेम्पररी पीरियड इनका जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है उसे वो स्टे करवा सकते हैं। तो ये बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे होता है। और या तो एक एग्जाम्पल ले लो कि इस इंडिविजुअल की बहन की शादी है ना, तो प्रेसिडेंट साहब नहीं चाहते कि इसे जेल भेज दिया जाए, तो प्रेसिडेंट साहब उन्हें बोलेंगे ठीक है 1 जनवरी को इसे नहीं अरेस्ट करो, इसे 1 अप्रैल को अरेस्ट करके अंदर कर देना। सो दैट इज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ऑन विच वो जो सेंटेंस है उसे कुछ दिनों के लिए टाल देंगे। सेकेंड ग्राउंड जो हम डिस्कस करते हैं उसे चलिए हम समझते हैं रिस्पाइट को। रिस्पाइट का मतलब होता है अंडर द स्पेशल कंडीशन के अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस we will be giving less punishment than the original punishment। मतलब समझ लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो इंजर हो गया है, राइट? उसे डिसेबिलिटी आ गई है, एक तरीके से देखे तो उसे परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है। तो किसी भी इंडिविजुअल को अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आई है, इन दैट केस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, समझ लीजिए उनका 14 ईयर का टर्म है, तो उस 14 ईयर टर्म को वो 6 ईयर्स बना देंगे कि भाई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, तुमने अपने हाथ पैर खो दिए। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। फिर चलिए हम रेमिट की बात समझने की कोशिश करते हैं। तो रेमिट में हम सीधी तरीके से जितना टर्म है आपका इम्प्रिजनमेंट का उसे कम कर देंगे। तो 14 है तो उसे समझ लीजिए 10 कर देंगे। मैडम रिस्पाइट से डिफरेंट कैसे है? रिस्पाइट में एक स्पेशल कंडीशन अटैच होना चाहिए। फिर होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब समझ लो कि एक कन्विक्ट को बोला गया है कि आपको हैंग कर देंगे, एक कॉन्विक्ट को बोला गया है कि आपको हैंग कर देंगे। प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे ठीक है इसे हैंग मत करो, इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, राइट? या किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोला है तो उसे बोला जाता है एक काम करो, इसे 6 साल का टर्म दे दो या 10 साल का टर्म दे दो, कुछ दिन उसे कम वक्त दो, है ना? लास्टली होता है पार्डन, जिसमें कंप्लीटली हर इंडिविजुअल का, एक इंडिविजुअल का जितना गलती है सारी चीजें माफ कर दी जाती है। एवरीथिंग इज फॉरगिवन। तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट साहब के पास जो होता है जुडिशियल पावर्स होते हैं। इस जुडिशियल पावर, ये 5 जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट साहब को दिए जाते हैं। पहला होता है पार्डन, कंप्लीटली माफ कर देना। कम्यूट, एक बहुत लंबी सजा को
एक सजा को एक डिफरेंट फॉर्म में दे देना, यानी कि हैंगिंग को समझ लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बना देना। सो चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। फिर होता है रेमिशन, कि भाई किसी का एक बहुत लंबा टर्म है, बहुत सालों तक उसे जेल में रहने की आवश्यकता की गई है, ही हैज बीन अवॉर्डेड विद अ वेरी बिग टर्म बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पर बोला जाता है कि भाई इतने दिन नहीं रहना है, थोड़ा सा टाइम कम कर देते हैं, तो 14 साल की जगह आपको 10 साल दे देते हैं। फिर होता है आपका रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है कि भाई स्पेशल कंडीशन हो गया है, इंसान डिजेबल्ड है, तो इस डिजेबल्ड इंडिविजुअल को मैं थोड़ा सा राहत देना चाहता हूँ, तो इस डिजेबल्ड इंडिविजुअल को जो है इसका जो टर्म है मैं कम कर देता हूँ। इट इज लाइक रेमिशन विथ सिंपल विथ स्पेशल कंडीशंस। लास्टली हमने रिप्रीव को देखा है। रिप्राइव का मतलब क्या होता है, कुछ दिनों तक सेंटेंस को रोक देना। अब ये जो जुडिशियल पावर्स है प्रेसिडेंट के, इसके साथ साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट का, जो हमने डिस्कस नहीं किया है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एज वेल एज द हाई कोर्ट। ठीक है, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस भी ले सकते हैं। ही ऑल्सो हैज द पावर टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये भी पावर है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। ओके, तो हमने अब प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर्स कर लिया है, लेजिस्लेटिव पावर्स कर लिया है और जुडिशियल पावर्स कर लिया है। अब चलिए हम प्रेसिडेंट के मिलिट्री पावर्स को एक बार देख लेते हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, he appoints the chief of the navy and he appoints the chief of the air force। तो यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट साहब के बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स देख लिए हैं। हमने प्रेसिडेंट साहब का लेजिस्लेटिव पावर्स देख लिया है, हमने प्रेसिडेंट साहब की एग्जीक्यूटिव पावर्स देख ली है, प्रेसिडेंट साहब की जुडिशियल पावर्स देख ली है, एज वेल एज हिज मिलिट्री पावर्स। अब हमारे पास बचता है डिस्क्रिशनरी पावर, हमारे पास बचता है व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल पावर, और हमारे पास बचता है व्हाट वी कॉल डिप्लोमेटिक पावर्स। उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। So guys, thank you so much for watching this. I hope you enjoyed the video. Please take care of yourselves and stay tuned. Bye bye.